दादी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर मेरे हाथ से ली और बोली, ये छठा लड़का मेरा सबसे बड़ा बेटा रघुवीर है। मेरे मुंह से अनायास निकला, लेकिन आपने तो कहा था कि इस घर में 5 ही बेटे हैं। दादी ने गहरी सांस ली। आज 5 है, लेकिन कभी 6 थे। पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई कि सबकी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत डायरी का पहला पन्ना फिर से खोला। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी किसी नई बहू के हाथ लगे तो पहले पूरी बात पढ़ना, किसी पर फैसला मत सुनाना। इस घर में जितना खोया है, उतना शायद किसी ने नहीं खोया होगा। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, हर 5वें साल इस घर में एक मौत होती है, लेकिन वह किसी इंसान की नहीं, रिश्तों की होती है। हर नई बहू अपने सपनों को मार देती है, हर बेटा अपनी इच्छा को, और हर माँ अपनी ममता को। मेरी आंखें उस लाइन पर टिक गई। मैं समझ गई कि डायरी में लिखी मौत किसी इंसान की नहीं, बल्कि जिंदगी के उजड़ जाने की थी। मैंने दादी की तरफ देखा। उनकी आंखें झुकी हुई थी। तभी शांति धीमे कदमों से आगे आई। उसने तस्वीर अपने हाथ में ली और छठे आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही मेरे पति है रघुवीर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब आप पांचों भाइयों की नहीं, सिर्फ इनके साथ शादी करके आई थी? शांति ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शादी के बाद मुझे भी वही सब सच बताया गया जो आज तुम्हें बताया गया है। फर्क सिर्फ इतना था कि रघुवीर ने इस परंपरा को मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने सांस रोक ली। वीर भी पहली बार ध्यान से शांति की बातें सुन रहा था। शांति बोली, उन्होंने कहा था कि पत्नी कोई खेत या जमीन नहीं होती जिसे भाइयों में बांट दिया जाए। उनकी यही बात पूरे गांव को नागवार गुजरी। पंचायत बैठी, उन्हें बहुत समझाया गया, डराया गया, लेकिन वह नहीं माने। ससुर जी ने धीरे से सिर झुका लिया। उस दिन अगर मैं अपने भाई के साथ खड़ा हो जाता, तो शायद ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मैंने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? दादी ने कांपती आवाज में कहा, पंचायत ने फैसला सुनाया कि अगर रघुवीर इस परंपरा को नहीं मानेगा, तो उसे गांव छोड़ना होगा। मेरी आंखें फैल गई। और आपने उन्हें जाने दिया? दादी फूट फूट कर रो पड़ी। हम सब डर गए थे बेटी। हमें लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा डर पूरे परिवार की सबसे बड़ी गलती बन गया। शांति ने आंसू पोंछते हुए कहा, उस रात रघुवीर ने मुझसे कहा था, मैं हार कर नहीं जा रहा, गलत बात के आगे झुककर भी नहीं जा रहा। जिस दिन इस घर की सोच बदलेगी, मैं लौटूंगा। मैंने धीरे से पूछा, फिर वो लौटे क्यों नहीं? शांति ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं। पूरे गांव में खबर फैला दी कि वो कहीं गायब हो गए। लोगों ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया, लेकिन मैंने नहीं। मेरी आंखें भर आई। तभी मैंने डायरी का अगला पन्ना खोला। उसमें रघुवीर की लिखावट थी, अगर कभी इस घर की कोई बहू मेरी कहानी पढ़े, तो उससे मेरी एक ही विनती है, इस परंपरा को खत्म कर देना। मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन किसी दूसरी लड़की की जिंदगी मेरी शांति जैसी मत होने देना। मैं देर तक उस पन्ने को देखती रही। तभी डायरी के बीच में से एक मुड़ा हुआ लिफाफा नीचे गिरा। मैंने उसे खोला। उसके अंदर एक पुराना पता और एक छोटी सी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर सच जानना हो तो मुझे ढूंढने मत आना, पहले अपने घर की सोच बदलना। अगर एक दिन तुम्हें लगे कि अब यह घर बदल चुका है, तभी इस पते पर आना। शायद तब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कांपते हाथों से वह पता पढ़ा। वह एक पहाड़ी कस्बे का था। पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से डायरी बंद की, फिर पांचों भाइयों की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, आज फैसला मैं करूंगी। या तो इस घर की यह परंपरा आज और अभी खत्म होगी, या फिर मैं इसी वक्त यह घर छोड़ दूंगी। मेरी बात सुनकर पांचों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और पहली बार वीर आगे बढ़ा। उसने सबके सामने कहा, गौरी सही कह रही है, आज फैसला होगा, और सबसे पहले मैं इस परंपरा का विरोध करता हूँ। वीर की बात सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान आ गया। महेश गुस्से में खड़े हो गए। वीर, सोच समझ कर बोल, तू जिस परंपरा के खिलाफ खड़ा हो रहा है, उसी ने इस परिवार को इतने सालों तक जोड़े रखा है। वीर ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर परिवार किसी लड़की की खुशियां छीन कर जुड़ा रहे, तो ऐसा परिवार जुड़ा हुआ नहीं, बिखरा हुआ होता है। उसकी बात सुनकर चारों भाई भी चुप हो गए। ससुर जी ने गहरी सांस ली। शायद अब सच में समय बदल गया था। तभी दादी ने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए कहा, आज से मैं इस घर में कोई भी बहू 5 पतियों की पत्नी नहीं कहलाएगी। गौरी सिर्फ वीर की पत्नी है और हमेशा रहेगी।
यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पहली बार लगा कि मेरी आवाज सुनी गई है, लेकिन तभी शांति धीमे स्वर में बोली, एक फैसला काफी नहीं है। जब तक रघुवीर वापस नहीं आएंगे, इस घर का पाप खत्म नहीं होगा। उसकी बात सुनकर फिर सब शांत हो गए। मैंने वह चिट्ठी उठाई और कहा, हम उन्हें ढूंढेंगे। ससुर जी ने तुरंत मना कर दिया। 20 साल हो गए बेटी, पता नहीं वो कहाँ होंगे, जिंदा भी है या नहीं। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक यकीन न हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। वीर बोला, मैं गौरी के साथ जाऊंगा। महेश ने भी धीरे से कहा, अगर भैया मिल जाए तो शायद हम सब अपने अपराध से मुक्त हो जाए। अगले ही दिन मैं, वीर और शांति उस पहाड़ी कस्बे के लिए निकल पड़े। कई घंटे सफर करने के बाद हम उस पते पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा घर था, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। सामने रहने वाली एक बुजुर्ग औरत ने हमें देखा और बोली, तुम लोग रघुवीर को ढूंढ रहे हो? हम तीनों एक साथ उनकी तरफ मुड़ गए। मैंने जल्दी से पूछा, हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई, बहुत अच्छे से। वो यहाँ कई साल रहे, सबकी मदद करते थे, लेकिन 6 महीने पहले यहाँ से चले गए। शांति की आंखें भर आई, कहाँ गए? औरत अंदर गई और एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा डिब्बा लेकर आई। जाते समय उन्होंने कहा था, अगर कभी मेरे घर वाले आए तो उन्हें यह दे देना। मैंने डिब्बा खोला, उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में रघुवीर एक छोटे बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने अपना परिवार खोया था, इसीलिए रास्ते में मिले हर अनाथ बच्चे को अपना परिवार ढूंढता रहा। तस्वीर के साथ एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब मेरे घर की सोच बदल चुकी है। अब मैं भी लौटने के लिए तैयार हूँ। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं खुद आखिरी बार अपने घर आऊंगा। हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी बुजुर्ग औरत बोली, वो जाते समय कह रहे थे कि इस बार अपने गांव हमेशा के लिए लौटूंगा। हम तुरंत गांव वापस लौटे। जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, आंगन में बहुत भीड़ लगी हुई थी। दादी रो रही थी, ससुर जी की आंखें नम थी और दरवाजे पर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग खड़ा था। शांति ने उसे देखते ही कांपती आवाज में कहा, रघुवीर जी। शांति की आवाज सुनते ही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, शांति। बस इतना सुनते ही शांति दौड़कर उनके गले लग गई। 20 साल का इंतजार एक पल में आंसुओं बनकर बह निकला। पूरे आंगन में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी। दादी कांपते हुए उनके पास पहुंची और रोते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तेरी माँ होकर भी तेरे साथ खड़ी नहीं हो सकी। रघुवीर ने झुककर उनके पैर छुए। अम्मा, अगर मैं आपसे नाराज होता तो आज लौटकर कभी नहीं आता। तभी ससुर जी उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें भी शर्म से झुकी हुई थी। भैया, मुझे जितनी सजा देनी हो दे दो। उस दिन अगर मैं तेरे साथ खड़ा हो जाता तो हमारा परिवार कभी नहीं टूटता। रघुवीर ने उन्हें गले लगा लिया। गलती एक इंसान की नहीं थी, उस सोच की थी जिसे हम सब डरते रहे। अब अगर सच में पछतावा है तो एक वादा करो, इस घर में किसी बेटी की जिंदगी दोबारा इस परंपरा की वजह से बर्बाद नहीं होगी। ससुर जी ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं वादा करता हूँ, आज से यह परंपरा हमेशा के लिए खत्म। तभी गांव के कई लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि रघुवीर लौट आए हैं। गांव के मुखिया जी आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहला जैसा घमंड नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, रघुवीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। रघुवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर सच में गलती का एहसास है तो आज पंचायत में सबके सामने ऐलान कर दीजिए कि इस गांव की अब कोई लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करेगी और ना ही किसी बहू को 5 पतियों का रिश्ता निभाना पड़ेगा। उसी शाम पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। पहली बार गांव की औरतों को भी पंचायत में बैठने का अधिकार दिया गया। मुखिया खुद खड़े हुए और बोले, आज से यह परंपरा हमेशा के लिए समाप्त की जाती है। किसी भी लड़की पर ऐसा रिश्ता थोपना अपराध माना जाएगा। पूरे मैदान में तालियां गूंज उठी। शांति की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने रघुवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। 20 साल बाद दोनों पहली बार पति पत्नी की तरह एक साथ खड़े थे। तभी रघुवीर मेरी तरफ आए। उन्होंने कहा, गौरी, जिस हिम्मत की उम्मीद मुझे अपने समय में किसी से थी, वह मुझे तुम में दिखाई दी। अगर तुम आवाज ना उठाती तो शायद यह घर कभी नहीं बदलता। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली हर बेटी के लिए आवाज उठाई है। वीर भी मेरे पास आया। उसने सबके सामने कहा, गौरी, मैंने तुमसे सबसे बड़ा सच छिपाया। अगर तुम चाहो तो आज भी मुझे छोड़ सकती हो। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैंने कुछ पल उसकी तरफ देखा, उसकी आँखों में पहली बार डर नहीं, सच्चा पछतावा था। मैंने शांत स्वर में कहा, रिश्ता झूठ से नहीं चल सकता, लेकिन सच्चे पछतावे और भरोसे से दोबारा बनाया जा सकता है। आज मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ क्योंकि तुमने सच का साथ चुना। मीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार बिना किसी डर के मेरा हाथ थाम लिया। दादी मुस्कुरा उठी। कुछ दिनों बाद रघुवीर और शांति ने उसी घर में एक छोटा सा विद्यालय शुरू करवाया, जहाँ गांव की बेटियों को पढ़ाया जाने लगा। रघुवीर कहते थे, जिस घर की बेटियां पढ़ती हैं वहां गलत परंपराएं ज्यादा दिन नहीं टिकती। समय बीतता गया। अब उस गांव की पहचान किसी अजीब परंपरा से नहीं बल्कि बदली हुई सोच से होने लगी। जब भी कोई नई बहू उस घर में आती, दादी सबसे पहले उसे यही कहती, इस घर में बहू नहीं बेटी आती है। मैं आंगन में खड़ी यह सब देख रही थी, तभी मेरी नजर दीवार पर लगी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ी। पहले उसमें 6 भाइयों के चेहरे थे, लेकिन आज उसके नीचे पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि परिवार साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने से बनता है। उस दिन मैंने मन ही मन कहा, मेरी शादी एक नहीं 5 लड़कों से हुई थी, लेकिन मेरी असली जीत उस दिन हुई जब मैंने खुद को किसी भी परंपरा नहीं बल्कि अपने सम्मान की पहचान बना लिया। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।